every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, फिर डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस समझ लिया और रैशनैलिटी पढ़ ली डिसीजन मेकिंग में। ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक था रैशनैलिटी वाला। अगर आपने नहीं देखी थी वीडियो तो ज़रूर जाके देख लेना। आज हम बात करने वाले टेक्निक्स की। डिसीजन मेकिंग की कुछ टेक्निक्स होती है, क्वान्टिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं फटाक से क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स की। इसमें ना सबसे पहले होती है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। इस टेक्निक को मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है कि इसके अंदर आपके एडिशनल कॉस्ट से जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है आप उसको एनालाइज करते हो, कंपेयर करते हो। जो प्रॉफिट्स मैक्सिमम कब होते हैं, उस लेवल पे जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं। जो मार्जिनल एनालिसिस है उसको आप कॉस्ट और रेवेन्यू के अलावा भी बाकी चीज़ें कंपेयर करने में इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिमम आउटपुट क्या है मशीन का, तो आप क्या देखोगे कि जो इनपुट है उनको आउटपुट से कंपेयर करोगे। जहाँ तक एडिशनल इनपुट और एडिशनल आउटपुट बराबर नहीं आ जाते वहाँ पे आप तब तक आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो भैया इसमें क्या है कि मैं आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी ये जो है पता चलती है मशीन की। यार जैसे हम 11th-12th में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने वो पढ़ा होगा कंसेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है कि इस समय जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, नहीं मतलब कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इस समय वो ऐसा ऑपरेट करता है कि जितना खर्च हो रहा है उतना ही वापस मिल रहा है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी जो है इसी टेक्निक का मॉडिफिकेशन है। तो यही सारी चीज़ें इसमें। दूसरा पॉइंट है इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव्स को वेट करते हो कि जहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो ना पूरे मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता पाते हो। जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट में रहता है आपका मॉनेटरी टर्म्स में बता पा रहे थे, पर इसमें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता पा रहे हो। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स ऐसे चूज़ करे जाते हैं जहाँ पे क्या कहूँ कि वो जैसे स्पेसिफिक नहीं होते। अब जैसे यार क्वांटिटी वाले ना स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे सेल्स हो गई, कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट हो गया, स्पेसिफिक हो जाते हैं, इतना हमें सेल्स करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाते वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पोल्यूशन रिड्यूस करना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करना है, तो वो सब जो है आप ऐसे कैसे बता दोगे, है ना। तो पूरे कॉस्ट मॉडल्स आपके बनाए जाएंगे कि कितना पैसा खर्च होगा हर ऑल्टरनेटिव में। बेनिफिट मॉडल बनाया जाएगा, हर ऑल्टरनेटिव के बीच में रिलेशन दिखा जाएगा, इफेक्टिवनेस दिखाई जाएगी। तो सारे रिजल्ट्स वगैरह कमेंट करके ऐसे रिलेशनशिप वगैरह दिखाए जाएंगे। तो उसमें बनता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। थर्ड होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या प्रोबेबल प्रॉफिट या लॉस है अलग अलग लेवल्स पे एक्टिविटी के। कम एक्टिविटी हो रही है तो इतना लॉस है, ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो इतना प्रॉफिट है, वो सारा ऐसा दिखाता है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट और सेल्स है उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, इस्टेब्लिश करता है। इसलिए इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। मैनेजमेंट ये टेक्निक यूज़ करती है ताकि उन्हें प्राइसिंग डिसीजन ले सकें और जनरल कंट्रोल अपना पा सकें पूरी एंटरप्राइज के फंक्शनिंग के ऊपर। जो मैनेजमेंट है वो ये जानने में जाहिर सी बातें इंटरेस्टेड रहती है कि कितनी हम सेल करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो फुल्ली कवर हो जाए और उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। अब जैसे वो देखते थे ना चार्ट कि भैया उसने 1-2 यूनिट बेची तो ओवरऑल उसको लॉस हो रहा है, उसने 50 यूनिट बेची तो वो ब्रेक इवन वहाँ पे पॉइंट आ गया कि वहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर 50 से ज़्यादा बेच रहा है फिर उसका प्रॉफिट आना शुरू होता है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो इससे ना इस एनालिसिस से काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। सेल्स की वॉल्यूम का आपको पता चलता है क्या प्रॉफिट पे क्या रहेगा। तो जिस पॉइंट पे ऐसी सेल्स पे जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। फोर्थ है इसमें यार ऑपरेशनल रिसर्च। अब जो ऑपरेशनल रिसर्च है ये क्या एक साइंटिफिक मेथड है एनालाइज करने का ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को, ताकि आप एग्जीक्यूटिव जो है पूरे फंक्शन दे सकें। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो उनको पूरी लेंगे, सूटेबल डिसीजंस लेंगे, ठीक है। जो ऑपरेशंस का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑपरेशंस रिसर्च का वो ये होता है कि मैनेजर्स को वो प्रोवाइड करें साइंटिफिक बेसिस ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। पूरे कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरैक्ट कराएं उनको। तो बेसिकली ऑपरेशंस से इसमें रिलेटेड होता है। ये पिछले ज़माने जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो अपनी बेसिक इंट्यूशन पे लेते थे, सब्जेक्टिवली और पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब इवन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें भी ये काम चलता था। जो ऑपरेशंस रिसर्च है वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं एनालिटिक, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडी पर, पूरा अच्छे से समझा जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। ऑपरेशंस रिसर्च जो है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। एग्जांपल के तौर पे जो इन्वेंट्री मॉडल्स हैं वो ये देखे जाते हैं ताकि मैं इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकूँ।
जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो यूज़फुल होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके बीच में काम बांटने के लिए। सीक्वेंसिंग थ्योरी जो है मैनेजमेंट को मदद करती है कि वो हर ऑपरेशन की सीक्वेंस बता सकें। इसके अलावा भाई बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती हैं, क्यूइंग थ्योरी, गेम्स थ्योरी, रिलायबिलिटी थ्योरी, मार्केटिंग थ्योरी, वो काफ़ी ज़रूरी होती है। अब फिफ्थ आता है इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे हमने अभी आपको बताया था ना भाई। तो वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ऐसी टेक्निक है जिससे आप लिमिटिंग रिसोर्सेज का एक ऐसा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन देख सको ताकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सको। ये ऐसे एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि वहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में और लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस, जहाँ पे वो ऐसी लिमिट जहाँ असर्टेन करी जा सकती है वेरिएशंस, मतलब बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप होता है। ये पर्टिकुलरली हेल्पफुल रहती है जहाँ पे इनपुट डेटा को आप क्वांटिफाई कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्ट होते हैं डेफिनेट मेजरमेंट के, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेट मेजरमेंट देख सकते हो। ये ऐसे में प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल है या प्रोडक्शन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस लोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पे ओवरऑल मिनिमम कॉस्ट पे की जा सके। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन रहती है लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट की, मतलब कुछ रियल और अज्यूम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, तो उन्हीं का वो सब रहता है। अगर थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा अजीब सी भाषा लिखी है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। आप इसको 2 बार सुन लेना, जो बुक में लिखा है आप उसको पढ़ लेना, तो आपको आ जाएगा 2-3 बार समझ में। फिर भी नहीं आता है अगर, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज़ छापाना, रट लेना, ठीक है ना। सिक्स्थ और लास्ट है इसमें नेटवर्क एनालिसिस। जो नेटवर्क एनालिसिस है वो यूज़ किया जाता है प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को। इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, जो एक लॉजिकल साइकिल पूरी बनती है। आप सीक्वेंस देखते हो ऑपरेशंस का कि किस सीक्वेंस में काम किया जाएगा। नेटवर्क डायग्राम भी बनाया जा सकता है ताकि आप सब ऑपरेशंस के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सको। जो डायग्राम है वो पूरा सारे ऐसा रिलेशनशिप दिखा देगा। जो डायग्राम है वो जो अगर कुछ बीच में गैप्स होंगे ना प्लान में, तो उनको भी फिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंस होती है अलग अलग एक्टिविटीज़ की, प्रोजेक्ट्स की। वो बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को पहले कंप्लीट किया जाना चाहिए, ऐसी वो सारी इसमें चीज़ें होती हैं। इसमें PERT और CPM होता है। PERT मतलब प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इनको इस पे जो है बनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स की। तो इसमें सबसे पहले आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। एलेक्स एफ ऑसबॉर्न जो है उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक निकाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जनरली 5 से 10 के बीच में, एक जैसे क्लासरूम टाइप होता है, उसमें टेबल के अराउंड बैठ जाते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, फ्री इंटरेक्शन होती है उनके बीच में। तो उनका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है उसका प्राइमरी फोकस होता है जनरेशन ऑफ आइडियाज़, ना कि इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज़। मतलब इसमें यह है कि अगर बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे और क्रिएटिव होंगे, जो सोल्यूशंस देंगे। तो सारे आइडियाज़ जो हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं, सब लोग आइडिया को देख सकते हैं और उसको आइडिया को देख देख के इंप्रूव करेंगे। अरे नहीं ये जो आइडिया ना इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके। जो ग्रुप का लीडर है वो पूरा अच्छे से डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नेचर है उसका, ग्रुप मेंबर्स को रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रॉब्लम है कि आपको नई सॉफ्ट ड्रिंक या ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए एक सूटेबल नाम ढूंढना है, तो 4 बेसिक रूल्स हो सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, फ्री व्हीलिंग मतलब ऑलवेज वेलकम है, कि जितना वाइल्ड होगा आइडिया उतना बेहतर है, आपको आइडिया जो है जॉट डाउन कर लो, दिमाग में नहीं रखने हैं, लिख लो कहीं, क्वांटिटी जो है डिज़ायरेबल है, कॉम्बिनेशंस आप लेके आ सकते हो, इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं मेंबर्स, तो ऐसे सब कुछ हो जाता है। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज की जो सेशन है वो तकरीबन 50 आइडियाज़ जनरेट कर सकती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में, आर्म्ड फोर्सेस में, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें स्पॉन्टेनियस थिंकिंग होती है भाई। बहुत फ़र्क पड़ता है कि ग्रुप में क्या एटमॉस्फेयर है, नेचर कैसा है उन लोगों का, सपोर्टिव है। तो आइडिया जो जनरेट किए जाते हैं, दूसरा बंदा उस आइडिया को उठाता है, उसके बेसिस पे कुछ और नया बना लेता है, ऐसा ऐसा चलता है। 40 से 60 मिनट ये सेशन चलता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 4 पॉइंट है। पहला कि जब प्रॉब्लम आपकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वेज है, तो ये इफेक्टिव नहीं होता तरीका। दूसरा कि जो सेशन को अरेंज करना है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तीसरा कि अगर आप बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हो तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट कि ये अजीब अजीब से कुछ मतलब आइडिया सोल्यूशन है, सुपरफिशियल आइडियाज़ वगैरह ले आता है। तो दूसरे इसमें टेक्निक होती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये टेक्निक तब यूज़ करी जाती है जहाँ पे इनोवेशन और आइडिया जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो नॉमिनल ग्रुप है वो जैसे नाम में है कि इंटरेक्शन ना आपस में बहुत कम होता है,
कुछ स्टेप्स होते हैं इसके। पहला पॉइंट 6 से 10 लोगों होंगे, उनको आप एक साथ लेकर आओगे, उनके प्रॉब्लम बताओगे। दूसरा स्टेप कि वो सोल्यूशंस इंडिपेंडेंट ही लिखेंगे, जैसे मतलब कागज़ वागज़ पे लिख लिए। तीसरा पॉइंट जो उनका आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करे जाते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, राउंड रॉबिन प्रोसेस वगैरह होता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना आइडिया प्रेजेंट करने की, कोई डिस्कशन वगैरह नहीं होती है, जो आइडियाज़ हैं उनके लेकर के ब्लैक बोर्ड पे या फ्लिप चार्ट पे लिख दिए जाते हैं ताकि सब लोग देख सकें। फिर टाइम उनको अलॉट किया जाता है कि उस पर ना क्वेश्चंस पूछ सकें उनके बेसिस पे, बस जस्ट क्लैरिफिकेशंस के लिए। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली डेजिग्नेट किया जाता है, भाई उनसे पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है, सीक्रेटली ये सारा काम होता है। किसी को नहीं पता कि सामने जो आइडिया लिखा वो किसने दिया और किसने किस आइडिया को वोट किया है। तो जो ग्रुप डिसीजन है फिर वो अनाउंस कर दिया जाता है। जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है उसके दो प्रिंसिपल एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है पावर का, स्टेटस का, वो हट जाता है। जब किसी को अपना वो बंदा ना दूसरे पे कर ही नहीं पाएगा कि अबे ओ ये आइडिया मेरा है, इसको वोट कर दियो, हाँ नहीं तो ठीक है ना। तो मतलब ऐसी ना चीज़ें होती नहीं है। तो इसमें और ये हो गया कि इसमें आपको जनरेट आप, और इसमें चांसेस नहीं होते कि कोई मेंबर किसी को डोमिनेट करे। इसमें आप और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हो, ऑल्टरनेटिव्स लेकर आते हो, इवैल्यूएट करते हो। इसकी डिसएडवांटेज ये है इसके स्ट्रक्चर्ड नेचर में कि ना क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है। कुछ लोगों को, मेंबर्स को फ्रस्ट्रेटेड लग सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी पॉइंट्स होते हैं इसमें। तीसरा होती है डेल्फी टेक्निक। जो डेल्फी टेक्निक है, डेल्फी या डेल्फाई होता है, जो भी होता है, डेल्फी मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये रैंड कॉरपोरेशन ने बनाई थी और इसमें क्या है कि आपको एक्सपर्ट्स की जजमेंट होती है जो फोरकास्ट डेवलप करने में सहायता करती है। इसमें पूरा डेजिग्नेटेड डिज़ाइन, एक ग्रुप डिज़ाइन किया जाता है जो फेस टू फेस तो नहीं मिलते हैं। और जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है, वो जैसे वो टॉय वॉय बना रहा है, वैसे कोई कंपनी है उनकी, ठीक है ना, तो डेल्फी टेक्निक को यूज़ करेगा ताकि वो इंडस्ट्री की जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनके व्यूज़ ले सके, डेवलपमेंट्स कर सके, फोरकास्ट कर सके वगैरह वगैरह। जो टेक्निक है उसमें 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहले जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनको ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे लिखी जाती है, प्रॉब्लम्स जो है ढूंढी जाती हैं, वो इनसाइड से भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी हो सकती है। सेकेंडली, हर एक्सपर्ट से आप उनको ना एनोनिमस प्रेडिक्शन या फोरकास्ट करने को बोला जाता है। थर्डली, हर एक्सपर्ट को उनको एक फीडबैक दिया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से आंसर किया है प्रॉब्लम को। आखिरकार जो हर एक्सपर्ट है वो अपने ओपिनियंस को चेंज कर सकता है फीडबैक के बेसिस पर। ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट किया जाता है जब तक आपको बढ़िया से डिसीजन नहीं मिल जाता। डेल्फी टेक्निक कब यूज़ होती है? पहली बात कि जब आपको बहुत सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स लेकर आने हो, चाहे डिटरमाइन करने हो या डेवलप करने हो। दूसरा कि इसमें यह है कि अलग अलग प्रकार की जैसी जजमेंट्स होती हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई, तो ऐसी अजीब अजीब से थोड़े से इसमें पॉइंट्स है, मतलब क्या ही समझाऊँ आपको। इन्फॉर्मेशन ऐसी ढूंढनी है यू नो कि वो अच्छे से आपको काम पूरा कर सके। अजीब अजीब सी टेक्निक्स हैं। इवन मतलब इसमें ना ढंग से लिखा हुआ भी नहीं है कि बंदा इसको पढ़ के एक बारी में समझ पाए। खैर जो भी, आप इसको पढ़ लेना, नहीं समझ पाओ एक ही तरीका वही जो मैं आपको बता रहा था रट लेने का। तो ये इस चैप्टर में मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो ढंग से लिखा नहीं है, इन्होंने इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था कि जो रिस्पोंडेंट ग्रुप है उसको एजुकेट किया जाए कि जो इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम के, उसके बेसिस पर। जो डेल्फी टेक्निक है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ईमेल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो इसको काफ़ी फास्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को। इनके यूज़ के थ्रू जो इंटरैक्टिव प्रोसेस है इनपुट कलेक्ट करने का, फीडबैक वगैरह का, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्निक का को काफ़ी ज़रूरत होती है। फोर्थ है इसमें फिश बोलिंग टेक्निक। इसमें क्या है, ये एक वेरिएशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस का, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और फोकस रहता है। इनमें जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है 6 से 8 रहते हैं तकरीबन, उनको एक सर्कल के अराउंड बिठा दिया जाता है और बीच में एक चेयर होती है। एक मेंबर उठ करके आता है, या फिर जैसे मान लो कोई ग्रुप लीडर हो गया या कोई और हो गया, वो बीच वाली चेयर पे बैठेगा, अपने प्रॉब्लम के बारे में जो आइडियाज़ देगा, सोल्यूशन देगा। बाकी ग्रुप मेंबर जो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एक दूसरे से नहीं पूछ सकते, जो बीच में बैठा है उससे पूछेंगे। जब मेंबर जब तक सेंटर चेयर में बैठा है, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, जब वो बोल बाल के थक जाएगा, जिसका व्यू पॉइंट सब लोग समझ जाएंगे, वो सेंटर चेयर छोड़ के बाहर की चेयर पे बैठ जाएगा और वहाँ से उठकर दूसरा आदमी अंदर आएगा, वो अपनी बातें करेगा, वो जाएगा, तीसरा आएगा, ऐसे चलती रहेगी, इनकी कहानी पूरी चलती रहेगी। तो सारे लोग जो है अपना अपना आइडिया जब तक एक्सचेंज नहीं कर लेते, ये सिलसिला चलता रहता है। सारे मेंबर्स जो हैं एक ही डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। हो सकता है उनका थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं बीच वाली चेयर पे बैठ करके, और फिर उनको ना अच्छे से पूरा डिस्कस किया जाता है। तो ये होती है फिश बोलिंग टेक्निक।
फिफ्थ होती है कॉन्सेंसस मैपिंग टेक्निक। जो कॉन्सेंसस मैपिंग टेक्निक है ये कंसोलिडेटिंग रिजल्ट्स के लिए यूज़ करी जाती है, जहाँ पे आपके अलग अलग जो टास्क फोर्स होते हैं, प्रोजेक्ट ग्रुप्स होते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो मल्टी डायमेंशनल है, इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनके बीच में। ये टेक्निक जो है एक टास्क ग्रुप के बाद शुरू होती है, वो पूरा डेवलप कर लिया जाता है, बहुत सारे आइडियाज़ को इवेलुएट किया जाता है। जो कॉन्सेंसस मैपिंग टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत सारे आइडियाज़ को पूल करते हैं, वो टास्क सब ग्रुप्स बनाते हैं डिसीजन पे पहुंचने के लिए। जो फैसिलिटेटर है वो पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करता है, जो क्लस्टर्स ढूंढे, कैटेगरीज ढूंढे आइडिया के, इसमें लिस्टिंग होती है, डिस्कशन होता है, ऑल्टरनेटिव क्लस्टर्स का जनरेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन का, अजीब अजीब सी ऐसी बातें इसमें है। तो इसमें जो है ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो स्ट्रॉमैन मैप बनाते हैं पूरे एंटायर ग्रुप के लिए। जो रिप्रेजेंटेटिव स्कीम है वो एक स्ट्रॉमैन मैप की तरह बनती है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो काम करते हैं स्ट्रॉमैन मैप को रिवाइज करते हैं, ऐसा बनाते हैं जो सब लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर ले सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया जाता है तो एक सिंगल कंसोलिडेटेड मैप पे नहीं पहुंचते, फाइनल डिसीजन उसके बेसिस पे नहीं ले लिया जाता है। तो मतलब वही है उनका जो बीच में, जैसे मैं आपको बताया था स्ट्रॉमैन मैप, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव स्कीम है वो होती है, वो सब उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं। तो भैया ये होते हैं आपके कुछ तरीके, जैसे मैं आपको बताया टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसी के साथ हमारा जो 11वां चैप्टर है डिसीजन मेकिंग वो भी खत्म होता है। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनाइजिंग शुरू करेंगे। अगर आपको नीचे थैंक्स बटन दिखता है तो अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई से लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।